हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। तो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, हमारा चैनल उनके लिए हर सब्जेक्ट्स के हर टॉपिक का वीडियो फॉर्म में लेके आ रहा है, सारा एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश, और आज इंग्लिश के चैप्टर से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 7 प्रोज के सेक्शन से। ठीक है, तो दो सेक्शन में चीजें हैं, तीन सेक्शन आप बोल सकते हैं, एक है प्रोज का, एक है पोएट्री का, और तीसरा है ऐसे आपको पढ़ना है वो चैप्टर स्टोरी लाइक। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं प्रोज के सेक्शन से हमारा जो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर था, चैप्टर 7, उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका पोस्ट कर दिया, हिंदी इंग्लिश में मैंने डिटेल तरीके से आपको ये चैप्टर समझा दिया। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा ऐसे टाइप का ये चैप्टर था जिसमें द यूनिटी, एकता, इंडिया के लोगों में और इंडिया की जो संस्कृति उसमें अंतर्निहित एकता के बारे में हमने बात की। ठीक है, और ये जो ऐसे था, ये एक स्टोरी भी आप बोल सकते हैं, जो भी प्रोज के सेक्शन में ये चैप्टर हमने पढ़ा उसका हम अब देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर में है क्या, तो ट्रू और फॉल्स है हमारा। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कि इससे हमारा क्या क्लियर हो जाती है कुछ चीजें। पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा इस चैप्टर के बारे में कि क्या था इस चैप्टर में। ठीक है, तो हुमायूं कबीर थे इस चैप्टर के राइटर। हुमायूं कबीर कौन थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और वो अपनी मातृभूमि इंडिया से क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने जब बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया तो उस लेक्चर का हमने छोटा सा पार्ट, छोटा सा अंश यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, वो बात करते हैं इंडिया में कितने सारे इन्वेडर्स, हमलावर आए, ठीक है, जो इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे, जैसे आर्यन, शक, हुन्स। ठीक है, तो आर्यन से पहले भी बहुत सारे इन्वेडर्स, लेकिन आर्यंस क्या थे? आर्यंस ने क्या किया, अपनी सभ्यता को यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट किया और उसे बहुत हद तक विकसित भी किया। ठीक है, और जो उससे पहले इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इतना अपनी सभ्यता को विकसित नहीं कर पाए यहाँ पे, और उनके आर्यंस के बाद भी जैसे शक और हुन्स आए, ठीक है, वो सब भी अपनी सभ्यता को इतनी देर तक कायम नहीं रख पाए थे कि उनकी सभ्यता की आर्यंस की तरह बात हो। आर्यंस को वन ऑफ द मेन इन्वेडर्स माना जाता है कि आर्यंस जो थे उन्होंने यहाँ पे अपनी सभ्यता विकसित की और अपनी सभ्यता आगे ले गए वो। ठीक है, और बहुत लंबी दौर तक उनकी सभ्यता चली, लेकिन फिर भी इंडिया पे इतने आक्रमण हुए, इतने लोगों ने यहाँ पे शासन किया, अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, पुर्तगाली आए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए। ठीक है, लेकिन इंडिया की जो अपनी सभ्यता थी और सभ्यता में जो नई नई संस्कृतियां थी, ठीक है, कई संस्कृतियां हैं। ठीक है, हमारा क्या है, कल्चर जो है डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, विभिन्न प्रकार के कल्चर, विभिन्न प्रकार के खान पान, गीत, कपड़े, पहनावा, लैंग्वेज, बहुत तरह की है। ठीक है, 128 लैंग्वेज है इंडिया में, और आप जगह जगह जाएंगे तो डायलेक्ट बदल जाता है। ठीक है, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो इंडिया क्या है, बहुत तरह की इसमें विविधताएं हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कल्चर क्या है, बहुत तरह का कल्चर है यहाँ पे। तो इंडिया ने क्या किया, हम इंडियन जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी सभ्यता को बरकरार रखा और बस उसमें नई चीजें ऐड करते गए। इसकी वजह से इंडिया की सभ्यता अभी तक खड़ी हुई है। तो इसी चैप्टर में जो हुमायूं कबीर थे उन्होंने इसी की बात की, इंडिया में जो ये सभ्यता अभी तक चली आ रही किसकी वजह से, तो वो बोलते हैं इसका रीजन है हमारे इंडिया के लोगों में एकता का होना। ठीक है, हमारी सभ्यता में जो यूनिटी है, हमारे जो कल्चर में भी विभिन्नता होने के बाद वजूद जो एकता है, उस पे उन्होंने बात की। तो ये था हमारा चैप्टर जिसकी मैंने आपको ब्रीफ समरी दे दी है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके अगर ये चैप्टर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैप्टर दिखेगी। साथ ही साथ और भी हमने प्रोज पोएट्री के सेक्शन से वहां पे चैप्टर डाले हैं, तो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कुछ सेंटेंसेज है, तो इसमें कौन सा अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो इंडियन कल्चर की, इंडिया की जो संस्कृति, उसकी वाइटैलिटी है, ठीक है, वो क्या है, अभी तक जीवित है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका जीवित होना बहुत ही अमेजिंग है। क्या है, बहुत ही अमेजिंग है। एक तरह से क्या करते हैं लोग
आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इंडियन सभ्यता इतनी पुरानी होकर भी अभी तक चली आ रही है, इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट अमेजिंग, यहाँ पे नॉट दिया गया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज अमेजिंग। हमारे जो इंडियन कल्चर की वाइटैलिटी है, जो उसमें विविधता है, जीवंत है हमारा कल्चर, ठीक है। इसके वजह से ये जो सेंटेंस है हमारा वो क्या हो गया, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम क्या डाल देंगे, फॉल्स। एफ की जगह यहाँ पे हमने फॉल्स की जगह एफ डाला, ठीक है। फॉल्स की जगह हमने डाल दिया उसके लिए एफ। सेकेंड हम देख लेते हैं, द एंशिएंट कल्चर थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, जो एंशिएंट वर्ल्ड था, हमारी जो पुरानी, आप बोल सकते हैं जब शुरुआत हुई सभ्यताओं की, शुरुआत हुआ जब लोगों का पॉपुलेशन स्टार्ट हुआ, तो वो क्या हुआ, नए नए कल्चर विकसित हुए अलग अलग जगहों पे। तो ये बात सही है, इसलिए ये जो लाइन बोला जा रहा है इसमें हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ट्रू लगाना है, ठीक है। हमें क्या लगाना है, ट्रू लगाना है। The ancient world threw up fine flowers of civilization in many lands। तो पुरानी जो विश्व था, पुराना जो शुरू हुआ जब सभ्यताओं का जन्म, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे नए नए कल्चर विकसित हुए, बात सही है। तो ये हमने ट्रू कर दिया। लेकिन इस चैप्टर में क्या बोला गया, बहुत सारे कल्चर संस्कृतियां विकसित हुई, पर वो संस्कृतियां क्या हुई, जीवंत नहीं रह पाई, वो धीरे धीरे गायब होती गई, हटती गई। लेकिन जो इंडियन कल्चर है अभी तक बना हुआ है। और चाइनीज कल्चर की भी थोड़ी बात आती है, जैसे चाइना का भी कल्चर क्या है, बहुत ही पुराना है, इंडिया के जितना ना हो पर लगभग उतना ही पुराना चाइना का भी कल्चर है। तो बस इंडिया और चाइना का कल्चर अभी तक, इतना पुराना कल्चर हम अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हैं, इसकी बात इस चैप्टर में की जा रही है। थर्ड हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं, द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन अप एंड चेंज ओनली इन जापान। तो इसमें क्या बोला जा रहा है इस लाइन में, पुरानी सभ्यता और संस्कृति बदली है और बढ़ी है सिर्फ जापान में। तो ये बात गलत है, सिर्फ जापान में नहीं हुई है, वो इंडिया में और चाइना में हुई है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमने एफ लिख दिया फॉल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं, द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। आर्यंस जो थे वो क्या थे, किस तरह देखे जाते थे, अर्लीस्ट इन्वेडर के तौर पर, सबसे पहले आने वाले हमलावर, आक्रमणकारी के रूप में आर्यंस को माना जाता है। तो ये लाइन क्या है, सही है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ट्रू लगाएंगे, ठीक है। ट्रू है, सही है, तो हम टी लगा देंगे। ये था हमारा 4 ट्रू और फॉल्स जो हमने कर लिया। इसी तरह अगर आपको इस 4 क्वेश्चन करने से क्या एग्जाम में भी आए ना ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इस 4 सेंटेंसेस को देखने से हमें पता चला थोड़ा और हमारे चैप्टर के बारे में। अब हमें क्या होगी, इन क्वेश्चंस जो अब हम करने जा रहे हैं उसे समझने में और उसे डील करने में आसानी होगी। आई होप आपको ये चैप्टर और समरी थोड़ा समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखें, आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा ये चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो स्पीच था, लेक्चर था, वो किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था, हुमायूं कबीर ने। किसने दिया, ए वेल नोन एसेइस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर हुमायूं कबीर हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये हुमायूं कबीर के कौन थे, जाने माने एसेइस्ट थे, ठीक है, लेख लिखा करते थे, किसी भी टॉपिक पे लेखन किया करते थे, या फिर एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ये राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। तो हुमायूं कबीर जो एक एसेइस्ट है, पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर ये स्पीच डिलीवर की थी, या फिर एक लेक्चर दिया था। कहाँ दिया था, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था, ठीक है। हाउ आर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली। तो अभी हाल फिलहाल तक आर्यंस को कैसे, किस तौर पे जाना जाता था। तो हमने ट्रू और फॉल्स में भी देखा, आर्यंस वर रिगार्डेड एज अ अर्ली इन्वेडर, द अर्लीस्ट, वो सबसे पहले इंडिया में इन्वेड किया था उन्होंने, इंडिया को और भी अदर लैंड्स को। तो द आर्यन वर रिगार्डेड टिल रिसेंटली एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, वो सबसे पहले आक्रमण करने वाले इन्वेडर्स, आक्रमणकारी थे, ठीक है, इस धरती पे या फिर भारत पे। तो आंसर हमारा, द आर्यंस वर रिगार्डेड टिल रिसेंटली एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप न्यू सिविलाइजेशन। प्री आर्यन जो थे, प्री आर्यंस, पोस्ट आर्यंस होता है आर्यंस के आने के बाद, ठीक है, और प्री आर्यन होगा आर्यन के आने से पहले। आर्य जो आर्य लोग थे, आर्यन से, उनके आने से पहले आर्यन आक्रमणकारी थे, ठीक है। वो अलग लैंड से आके, अलग जगह से आके उन्होंने इंडिया पे और भी भिन्न भिन्न
जगहों को वो जीत के इंडिया पहुंचे थे, जहां पे भी उन्होंने आक्रमण किया और अपनी सभ्यता को यहाँ पे शुरुआत की थी अपनी सभ्यता की। तो प्री आर्यंस की यहाँ पे बात की जा रही है कि प्री आर्यंस जो थे, आर्यंस के भी पहले कुछ आक्रमणकारी आए जो कि उतने सफल नहीं थे, इसकी वजह से उनका नाम उतना नहीं लिया जाता है हमारे हिस्ट्री में या फिर इस चैप्टर में भी। तो उन्होंने कैसी सभ्यताएं विकसित की थी, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, उन्होंने कैसे की थी। तो आंसर था हमारा द प्री आर्यंस हैड डिस्प्लेस्ड स्टिल अर्लियर पीपल एंड बिल्ट अप अ न्यू सिविलाइजेशन। यहाँ पे और कुछ ऐड होगा, which has astonished new researchers by its extent and depth। तो उन्होंने जो हमारे प्री आर्यंस थे, आर्यंस के पहले भी कुछ सभ्यताएं आई थी जो उतनी सफल नहीं थी अपनी सभ्यता को इंडिया में विकसित करने के लिए, पर अब क्या माना जाने लगा है, न्यू रिसर्चर्स जो है, न्यू लोग जो रिसर्च कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो क्या मानते हैं, द प्री आर्यंस हैड डिस्प्लेस्ड स्टिल अर्लियर पीपल एंड बिल्ट अप अ न्यू सिविलाइजेशन। तो आर्यों के आने से पहले भी कई सभ्यताएं थी जिन्होंने और नई नई सभ्यताएं विकसित की थी, और उनका जो एक्सटेंट था और डेप्थ था, मतलब उनकी जो आप बोल सकते हैं वो इतनी विशाल सभ्यता थी, और वो क्या थी, बहुत ही, वो लोग क्या थे, एक तरह से बुद्धिमान थे, ठीक है, उन्होंने बहुत नई चीजों का खोज किया था और उनकी सभ्यता क्या थी, बहुत ही वेल मेंटेन्ड थी, उन्होंने अपनी सिटी को अच्छी तरीके से बसाया हुआ था और वो रहन सहन का उनका तरीका बहुत ही विकसित था। तो ये सारी चीजें जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं उन्हें क्या करती है, एस्टॉनिश करती है, ठीक है, मतलब आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ट अप अ न्यू सिविलाइजेशन, तो प्री आर्यंस का जो सिविलाइजेशन था वो कैसा था, तो वो क्या था, ऐसा था कि उनका सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता के डेप्थ और एक्सटेंट को देख के न्यू जो रिसर्चर्स है वो क्या होते हैं, एस्टॉनिश होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये था हमारा आंसर, आप ये लिख सकते हैं अपनी कॉपी में ये सारे आंसर, ताकि एग्जाम के लिए आप उसे फिर से रिवाइज कर सके और अच्छे से एग्जाम में आंसर कर सके इस क्वेश्चंस का। और यदि कोई डाउट है तो अपने डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं जरूर उनको क्लियर करूंगी उन डाउट्स को। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हमारे ऑथर हुमायूं कबीर जो है, उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया है, ठीक है, इंडियन कल्चर, इंडिया की संस्कृति है, उसका एक रिमार्केबल फीचर क्या है, उसके बारे में हमें एक बात बतानी है, ठीक है, एक रिमार्केबल फीचर जो क्या है, एक बहुत ही विशेष बात हमें बतानी है। तो आंसर हमारा द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज द अंडरलाइंग यूनिटी अमंग्स द पीपल ऑफ दिस लैंड, ठीक है। तो मोस्ट रिमार्केबल विशेषता क्या है, बात क्या है, ठीक है, इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, कि यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर अंतर्निहित एकता इंडिया की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे विविधताओं के बावजूद हर तरह के लोग हर तरह की भाषा बोलते हैं, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, पोशाक अलग पहनते, पर उनमें अभी भी भारतीयता की भावना की वजह से एकता जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है इंडिया के लोगों की, इंडिया के संस्कृति की, इंडियन कल्चर की, ठीक है। Next question, where has old civilization and culture grown and changed? कहाँ पे पुरानी सभ्यता और संस्कृति grown, बढ़ी, विकसित हुई और बदली, चेंज मतलब बदली, कहाँ पे हुई है, तो आंसर है हमारा द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना। तो इंडिया और चाइना, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया और चाइना में क्या हुआ, पुरानी सभ्यता को अभी तक हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, ओल्ड सिविलाइजेशन हमारे साथ अभी तक है, बस उसका क्या हुआ, हमने नई नई चीजें उसमें जोड़ी तो उसका विकास हुआ और साथ ही साथ वो बदली, क्योंकि उसमें नई चीजें जुड़ रही हैं। पुरानी चीजों को हमने कई जो बुरी थी हमारे समाज के लिए, उसके विकास के लिए, वो चीजें हमने छोड़ी, ठीक है, फिर भी हमारा कल्चर अभी तक हमारे साथ बना हुआ है, हम उसे साथ लेके चल रहे हैं। तो इंडियंस और चाइना के लोग, ठीक है, चाइना में भी कुछ एक्सटेंट तक पुरानी सभ्यता अभी तक है, बची हुई है। तो वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, ये भी हमें ब्रीफली आंसर करना है, तो हम देख लेते हैं व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो हर जीवन के कोने, हर जीवन के स्फीयर, हर जीवन के आप बोल सकते हैं चरम पे, ठीक है,
क्या है, ये हमारा मोटो या फिर हमारा पॉलिसी क्या है, हम क्या मानते हैं, इंडियंस लोग क्या मानकर अपनी लाइफ को जीते हैं और लाइफ में हर तरह से आगे बढ़ते हैं, तो वो हमें पॉलिसी जाननी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हुमायूं कबीर बात करते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो किस पॉलिसी में बिलीव करते हैं, किस बात को मानने पे बिलीव करते हैं, लिव एंड लेट लिव। ठीक है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की बात पे हमारा विश्वास है। हम भी अपने तरीके से जीते हैं और दूसरों को अपने तरीके से जीने देते हैं। अब भी क्या हो गया है, ऑनलाइन इंटरनेट पे आप देख सकते होंगे लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई, खान पान के नाम पे लड़ाई, स्टेट में लड़ाई। लेकिन अगर हम इस पॉलिसी को फॉलो करें, लिव एंड लेट लिव, तो क्या होगा, हमारा जीवन, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो सही रहेगा। हमारा जो कल्चर में जो यूनिटी है, हमारे एकता है, वो बनी रहेगी। और क्या होगा, इंडियननेस जो है हमारे अंदर जो भारतीयता की भावना है वो हमेशा आगे हमें रखनी चाहिए, ताकि क्या कर सके, हम इंडियंस के तौर पे जाने जा सके और इंडिया विकसित हो सके, ना कि छोटी मोटी लड़ाई में लग के हम क्या करें, अपने ही विकास में बाधा डालें। ठीक है, तो इसीलिए लिव एंड लेट लिव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर कोने में, हमारे जीवन के हर चरम पे, हर पहलू में हम क्या पॉलिसी अपना के चलते हैं, क्या नियम अपनाते हैं कि लिव एंड लेट लिव। ठीक है, जियो और जीने दो। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन। फेनेटिक डिवोशन जो है उसमें क्या प्रेफरेबल है। फेनेटिक डिवोशन पहले क्या हो गया, फेनेटिक डिवोशन हुआ कि डिवोशन, किसी की पूजा करना, किसी को मानना, लेकिन पागलपन की हद तक। ठीक है, हम उस पर अंधा विश्वास करें, ऐसी चीज, ऐसे जो डिवोशन होता है उसे फेनेटिक डिवोशन कहते हैं। ठीक है, किसी में इतना मानना कि आप उस पर अंधा विश्वास करने लगे। तो व्हाट इज प्रेफरेबल, तो या क्या प्रेफरेबल, आप जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है मैं प्रेफर करूंगा इस चीज को अदर देन जस्ट मानना, किसी में भी अंधे विश्वास के साथ किसी को मानने से मैं इस चीज को प्रेफर करूंगा। तो वो चीज क्या थी, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर वो चीज थी टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस विच हैज लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल प्रेफरेबल टू द फेनेटिक डिवोशन। तो हमारा जो टॉलरेंस है, हमारी जो सहनशीलता है, उसे एक तरह से कभी कभी आप लोग या हम लोग वीकनेस के तौर पर देख लेते हैं, कमजोरी के तौर पर। ठीक है, हमारी जो सहनशीलता है, जियो और जीने तो क्या होगा, हम सहनशील है तभी दूसरे लोगों को हम जीने देते हैं। उनके विचारों, उनकी बोलचाल की भाषा, उनके खान पान से हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो ये कवि जो हमारे हैं वो कहते हैं कि मैं टॉलरेंस को, सहनशीलता को बेहतर मानूंगा और प्रेफर करूंगा किस चीज से, अंधी जो डिवोशन होती है, अंधा किसी के प्रति जो विश्वास होता है, फेथ होता है, उससे। ठीक है, तो ये टॉलरेंस हमारा आंसर हो गया। टॉलरेंस इज preferable to fanatic devotion, या फिर tolerance which has led to sufferance of civil is preferable to the fanatic devotion, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, which spirit underlies the changes of Indian history। हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो आप बोल सकते हैं इतिहास है, उसमें जो अंडरलाइज स्पिरिट है, कैसी स्पिरिट है हमारी, ठीक है, क्या है हमारे अंदर, वो हमें बताना है। द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्पिरिट ऑफ यूनिटी अंडरलाइज द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आंसर है हमारा जो इंडिया की जो सभ्यता रही, जो बदलाव हुए उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया की सभ्यता बनी रही, वो किस कारण बनी रही, उसमें क्या था, ऐसा क्या स्पिरिट था हमारे अंदर, क्या बात थी हमारे अंदर कि हमने अपने इतिहास को हमारे साथ लेके रखा, हमारी सभ्यता जो उसे अपने साथ बना के रखा। तो वो थे स्पिरिट ऑफ यूथ, वो थी स्पिरिट ऑफ यूनिटी, स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सिटी अंडरलाई द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडिया के इतिहास में बदलाव में भी हमारी जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी थी वो बनी रही। ठीक है, इंडिया के हर काल में आपको देखने को मिलेगा इंडियन इतिहास के कि हमारी जो एकता है वो हमेशा बनी रही हमारे साथ, हम एकता की जो भावना है उसे लेके आगे बढ़े हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर। हुमायूं कबीर जो है वो कल्चर को किस तरह डिफाइन करते हैं, कल्चर के बारे में वो क्या बात करते हैं इस चैप्टर में, वो हमें बताना है। तो हुमायूं कबीर, आंसर हमारा, डिफाइंस द कल्चर एज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटैलिटी। हुमायूं कबीर डिफाइंस द कल्चर एज एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, तो सभ्यता के द्वारा उपजी हुई है ये। ठीक है, कल्चर को वो किस तरह डिफाइन करते हैं कि सभ्यता एक इन्वायरमेंट बनाती है, एक इन्वायरमेंट वो क्या करती है, जन्म देती है इन्वायरमेंट को जिसमें कल्चर विकसित हो सके, कल्चर जिसमें विकसित हो सके, उसका विकास हो सके। एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटैलिटी, और ये क्या है,
बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। कल्चर में क्या है, कल्चर बहुत सारे स्ट्रैंड्स ऑफ लाइफ में हमारे बहुत सारी चीजों को मिलाकर कल्चर विकसित होती है। ठीक है, एक संस्कृति में हमारा खान पान हो गया, हमारा रहन सहन का तरीका हो गया, हमारे बोलचाल का तरीका हो गया। ठीक है, हम जैसे जीवन जीते हैं, जैसे हमारी कमाई होती है, हमारा जो पूजा पाठ करने का तरीका, हमारा जो आप बोल सकते हैं गाना है, गीत है, डांस है, ये सारी चीजों को मिला के क्या बनता है, एक संस्कृति बनती है, कल्चर बनता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स, ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है कल्चर, जिसमें बहुत सारी चीजें क्या है, मिली हुई है, अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये हो गया, हुमायूं कबीर ऐसे ही कल्चर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, संस्कृति को डिफाइन करते हैं कि सभ्यता क्या करती है, एक एनवायरमेंट, एक वातावरण देती है हमें क्या, संस्कृति को पैदा होने के लिए। और संस्कृति क्या है, बहुत सारी चीजों को मिलकर बनी हुई है, चीजों से मिलकर बनी है। और ये क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंस है और वाइटैलिटी, जीवंतता इसमें बनी हुई है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्ट्रैंड्स, इसमें जटिलता के साथ बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये हो गया हमारा कल्चर का डेफिनेशन। फिफ्थ हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन। तो कल्चर को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, तो सिविलाइजेशन, सभ्यता को कैसे डिफाइन किया। पहले हमने संस्कृति की परिभाषा देखी, अब हम सिविलाइजेशन, सभ्यता की परिभाषा देख रहे हैं। हुमायूं कबीर कैसे उसे डिफाइन करते हैं। तो हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो हुमायूं कबीर डिफाइन करते सभ्यता को ऐसे डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का एक संगठन है सभ्यता, जो क्या करती है, विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर, वो क्या करती है, एक वातावरण देती है जिसमें कल्चर पैदा हो सके, सभ्यता पैदा हो सके, तो संस्कृति पैदा हो सके। तो सभ्यता क्या है, संस्कृति को पैदा करने के लिए एक जो वातावरण देती है, वो विचार, वो संगठन है सभ्यता। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था ये। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस। तो यूरोपियन कंट्रीज, इसमें इंडियन कंट्री और इंडिया जो हमारी कंट्री है, और यूरोपीय जो देश है, यूरोपियन जो कंट्री है, उसके बीच में डिफरेंस की बात की हुमायूं कबीर ने। तो कैसे, जब हम यूरोपियन कंट्री में जाते हैं और वहां की चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, वहां की चीजों को देखते हैं, तो वो हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, वो हमें बताना है। तो इस चैप्टर में हुमायूं कबीर बताते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। ठीक है, तो जब आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे सभ्यता तो है, सभ्य समाज है, सभ्य लोग हैं, लेकिन वहां पे क्या है, कल्चर नहीं है, संस्कृति उतनी नहीं है जितना यहाँ पे इंडिया के लोगों में। यहाँ पे जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, नीचे दर्जे के लोग हैं, यहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप वहाँ अमीर लोगों के पास भी जाएंगे तो उतना ही कल्चर देखने को मिलेगा, संस्कृति देखने को मिलेगी, जितने गरीब जगह पे आप जाएंगे, गांव में जाएंगे। तो यहाँ संस्कृतियां और उसका जो अलग अलग आप बोल सकते हैं, अलग अलग जो भाग है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग रूप संस्कृतियों का। लेकिन यूरोपीय जो देश है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सभ्यता तो है, सभ्य समाज है, सभ्य लोग हैं, लेकिन वहां पे अपना कल्चर, वहां पे उसका विकास उन्होंने नहीं किया उतना जितना इंडियन लोगों ने किया है। तो यूरोपीय कंट्री हमें यही बताती है कि वहां पे सिविलाइजेशन तो है, पर विदाउट कल्चर, बिना कल्चर के, बिना संस्कृति के। ये हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें लंबे आंसर थोड़े हमें लिखने होते हैं। व्हाट इन योर ओपिनियन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपके ओपिनियन में जो इंडियन कल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, वो क्या है, वो आप लिखिए। ठीक है, हुमायूं कबीर और चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं हमें लिखना है, हमें अपने अकॉर्डिंग ये आंसर करना है। तो इंडियन कल्चर इज यूनिक, इंडियन कल्चर क्या है, यूनिक है, बहुत ही अलग है, एक विशेषता है इसमें। ठीक है, इट हैज सम स्पेशल फीचर्स, में विशेष कुछ विशेषताएं हैं, विच आर नॉट फाउंड इन अदर कल्चर, जो आपको अलग दूसरी कल्चर्स में नहीं मिलेगी, दूसरी संस्कृतियों में नहीं मिलेंगी। और दीज फीचर्स आर, ये फीचर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंस ऑफ इंडियननेस, हमारे अंदर जो भारतीयता की भावना है, जो हमारे पॉपुलेशन है, उसके हर लोगों में, हर एक इंसान में हमारे अंदर क्या है, भारतीयता की भावना है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सेकंड है हमारे अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में भी एकता है। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार है, लेकिन उनमें फिर भी एकता है।
फिर क्या है, थर्ड हमारा स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। हमारे अंदर क्या है, एक स्पिरिट है अंडरलाइंग यूनिटी, जिसमें एकता की बात की जा रही है, अंतर्निहित एकता की बात की जा रही है कि इंडियन जो लोग हैं उनमें क्या है, इंडियन समाज में क्या है, अंतर्निहित एकता है। जैसे आप बात करते हैं कि हमारे, जैसे आप क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे पूरी इंडिया एक साथ इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती है। तो क्यों करती है, क्योंकि हमारे अंदर जो एकता की भावना है इसकी वजह से। तो थर्ड हमारा था स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। फोर्थ हमारा फीचर आ गया टॉलरेशन। हमारे अंदर क्या है, सहनशीलता है। लिव एंड लेट लिव की जो हमने अभी बात की, हुमायूं कवि जो इस चैप्टर के क्या है राइटर है, वो क्या बोलते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस है और ये क्या है, प्रेफरेबल है, इसे ही हम प्रेफर करेंगे, टॉलरेंस को, सहनशीलता को। क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता है, इसी वजह से हम खुद भी जीते हैं, दूसरों को भी जीने देते हैं। इसकी वजह से क्या है, संस्कृतियां जो है अलग अलग, डिफरेंट जो रिचुअल्स हैं, लोगों के जीने का तरीका है, ठीक है, अलग अलग है, उसमें विविधताएं आती हैं, हमारे डिफरेंट कल्चर विकसित होते हैं एक सभ्यता में, एक समाज में। तो टॉलरेंस है। फिफ्थ हमारा सोशल रीएडजस्टमेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। सोशल रीएडजस्टमेंट हमारा होते रहता है, हम अपनी संस्कृति में, अपने समाज में नई चीजों को जोड़ते रहते हैं, पुरानी चीजें जो अब इस समाज में रहने लायक नहीं है उन्हें हम हटाते हैं। जैसे सती प्रथा थी हमारे समाज में, एक कुरीति थी, ठीक है, तो इसे हमने बंद कर दिया। लेकिन फिर हमारे समाज में एक और कुरीति है, जैसे आप बोल सकते हैं दहेज प्रथा, इसे हम धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल रीएडजस्टमेंट हम लोग करते रहते हैं सोसाइटी में एक संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो भी होता रहता है हमारा जब भी नेसेसरी, जब भी जरूरत होती है। ये था फिफ्थ। सिक्स्थ हमारा लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की पॉलिसी हम अपनाते हैं। अब खुद के विचारों के साथ हम खुद जीते, दूसरों के विचारों को भी उनको रखने का। यहाँ पे क्या है, इंडिया में राइट टू स्पीक, आप बोल सकते हैं, ठीक है, वोट कर सकते हैं अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टी के लिए, अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म है, बोलचाल की भाषाएं, फिर भी यहाँ पे जो पॉलिसी हमारी लिव एंड लेट लिव, उसकी वजह से विविधताओं में भी यहाँ पे एकता देखने को मिलती है। और यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद हमारी जो पुरानी सभ्यता है वो अभी तक चली आ रही है। तो ये हमारा कुछ फीचर्स था जो हमने देखा कि ये स्पेशल फीचर्स है जो बस इंडियन कल्चर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज। कैसे इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया की जो सभ्यता है, वो दूसरे देशों की सभ्यता से अलग है, वो हमें बतानी है। तो हमने अभी फीचर्स पढ़ा, अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, जो बाहरी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति है उसमें, ठीक है। इंडियन कल्चर इज रिमार्केबल फॉर इट्स यूनिटी एंड कंटिन्यूटी। इंडियन कल्चर क्या है, विशेष है, किस वजह से, इसमें जो एकता है उसकी वजह से, और जो उसकी कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, ये चलती आ रही है बहुत लंबे समय से, एक पुरानी संस्कृति है, ठीक है, इसकी वजह से इंडियन कल्चर विशेष है। The Indian culture must abide by it, such things are not found in that of other cultures of the world. इंडियन कल्चर में ये जो यूनिटी है, निरंतरता है, पुरानी सभ्यता, ये सारी चीजें आपको दूसरी कल्चर, दूसरी संस्कृतियों में, जो विश्व में और संस्कृतियां उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। थोड़ी बहुत चाइना की संस्कृति में, चाइना की समाज में है, पर उतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, इंडियन कल्चर में विविधता में एकता है। इंडियंस एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। इंडिया के लोग जियो और जीने दो में मानते हैं। इन अदर कंट्रीज देयर इज अ कल्चर गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। दूसरी सभ्यताओं में, दूसरी संस्कृतियों में क्या है, एक गैप है, ठीक है, अमीर लोग और गरीब लोगों में वहां पे आपको जो कल्चर संस्कृति है उसमें बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इंडिया आएंगे तो आपको संस्कृति का उतना ही ज्यादा रूप अमीरों की जीवन में देखने को मिलेगा जितना गरीबों की जीवन शैली जो है उसमें देखने को मिलता है। बट इन इंडिया ऑल क्लासेस आर इक्वल। इंडिया में क्या है, सभी क्लासेस में, गरीब दर्जे के लोग, अमीर दर्जे के लोग, यहाँ हर जगह आपको कल्चर, संस्कृतियां, नई नई चीजें, नए नए जीवन यापन के तरीके, सभ्यता वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडियन कल्चर और अदर कल्चर्स, अदर कंट्रीज में जो कल्चर है वो ऐसे ही डिफरेंट है। यहाँ पे यूनिटी है, आपको बाहर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिव एंड लेट लिव का जो हमारा कल्चर है, जिसकी वजह से विभिन्न धर्म, विभिन्न मत के लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको अदर देशों में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्या है, डिफरेंसेस हैं, वो हमने पढ़ी
क्वेश्चन 2 में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर और सिविलाइजेशन, कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, उसके बीच हमें अंतर बताना है। और ये हमने पहले भी देखा, पर हमें अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हम देख लेते हैं सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड कल्चर इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू social habits and custom, through language, art, through philosophy and religion, and through economic organization and political institution। तो सबसे पहले देख रहे सिविलाइजेशन क्या है, मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल। सभ्यता क्या बनाती है, सभ्य समाज के निर्माण में हमारी मदद करती है, ठीक है। और कल्चर ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी जगह कल्चर क्या है, कल्चर इज द रिजल्टेंट ऑफ, कल्चर एक रिजल्ट है किस चीज का, सच ऑर्गेनाइजेशन। एक सभ्य समाज में ही कल्चर संस्कृति विकसित हो सकती है, ठीक है। उसका सभ्य समाज का एक रिजल्ट है कल्चर। तो सिविलाइजेशन क्या करता है, कल्चर के निर्माण में एक तरह से मदद कर रहा है। और ये कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है, कल्चर संस्कृति हमें देखने को मिलती है हमारे हैबिट्स में, सोशल हैबिट्स जो है हमारे समाज में, जो आदतें हैं लोगों की, उनके खान पान की आदत, उनके पहनावे की आदत, वो सुबह कब जगते हैं, वो कैसे प्रे करते हैं, ये सारी जो हैबिट्स है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, पूजा पाठ का तरीका, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो उसके थ्रू आप कस्टम को देखेंगे। थ्रू लैंग्वेज, भाषा के थ्रू आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं। आर्ट, हमारा अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति में आपको अलग अलग कलाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, कला के रूप मिलेंगे उसके थ्रू। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के थ्रू, रिलीजन, धर्म के थ्रू आप क्या जानेंगे, कल्चर के बारे में, कल्चर को जानेंगे। थ्रू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें, उससे भी आप किसी कल्चर को समझेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या राजनीतिक चीजें चल रही है, कौन कौन से राजनीतिक वहां पे विचार हैं, उससे भी कल्चर के बारे में पता चलता है। कलेक्टिवली दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर। तो एक क्या है, लाइफ, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, जीवन को जीने के तरीके को आप बोल सकते हैं एक तरह से कल्चर। कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है, एक उत्पाद है, एक तरह से एक एसेंस है, ठीक है, किसका, तो सभ्यता का, सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो सभ्यता एक कंडीशन का निर्माण करती है, एक एनवायरनमेंट देती है यहाँ पे कल्चर विकसित हो सके। देयरफॉर देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। इसलिए बिना सभ्यता के, सभ्य समाज के कोई भी संस्कृति विकसित नहीं हो सकती है। पर सभ्यताएं हो सकती है जहां पे अभी तक संस्कृति विकसित ना हुई हो। आई होप आपको सिविलाइजेशन और कल्चर में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को आप रखें, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड इन द इंडियन सोसाइटी। तो कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, जो संतुलन, नए नए चीजों को जोड़ने का, पुरानी चीजों को हटाने, ये जो रीएडजस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है इंडियन सोसाइटी में, वो हमें बतानी है, ठीक है। इट इज द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये जो रीएडजस्टमेंट का हमारा कैपेसिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है या हमारी ताकत है या फिर वीकनेस है, कमजोरी है, वो हमें बतानी है, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो आंसर है, इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज एग्जिबिटेड द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। हमारी जो इंडिया की समाज, इंडिया की जो सभ्यता है वो हमेशा से एग्जिबिट करती है, दिखाई देती है उसमें कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। हम जोड़ तोड़ लेते हैं चीजों को, ठीक है, अपने में मिला लेना पुरानी संस्कृति के साथ नई चीजों को, वो हम अच्छे से कर पाते हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये क्या है, इंडियन समाज की ताकत है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। मेनी रेसेस केम टू इंडिया व्हिच हैड देयर ओन कल्चर्स। बहुत सारी जातियां, बहुत तरह के आक्रमणकारी बाहरी लोग इंडिया में आए, लेकिन हमने क्या किया, उनके पास उनका अपना संस्कृति थी, उनकी अपनी अलग कल्चर थी, ठीक है, एंड सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता अलग थी। दे केम इन इंडिया एज विक्टर्स, वो जीतते हुए इंडिया आए, जीत के आए वो इंडिया, ठीक है। बट सून ऑब्जर्व्ड इन द वैंक्विश्ड पीपल, बट वो क्या हुए, वो धीरे धीरे गायब हो गए एक तरह से, ठीक है, वो
आए तो जीतते हुए वो इंडिया तक पहुंचे, लेकिन इंडिया में वो उतना विकसित नहीं हो सके, उनकी सभ्यताएं उतनी विकसित नहीं हो सकी। द एग्जिस्टिंग इंडियन सोसाइटी रीएडजस्टेड टू चेंजेस, तो ये उनके आने से जो इंडिया में चेंजेस हुआ इंडियन समाज में, उससे हमने रीएडजस्ट कर लिया, ठीक है। उनसे भी कुछ हमारी संस्कृति में चीजें ली, वो उन्होंने हमारे संस्कृति से कुछ चीजें ली, इससे वो भी मिलके हमारे समाज में एक हमने बदलाव देखा, पर हमारी संस्कृति वही रही और वो भी हमारे संस्कृति में उनकी भी संस्कृति मिल गई। जैसे आप देखेंगे हमारे हिंदी की जो भाषा है उसमें कुछ उर्दू के शब्द है, कुछ फारसी के शब्द है, क्योंकि जो लोग बाहर से आए उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में क्या मिक्स हो गई, एक तरह से उनका कल्चर हमारा कल्चर मिक्स हो गया। So the old civilization and culture grew and changed but retained the underlying unity। तो इसकी वजह से क्या हुई, लोगों के बहुत सारे जो इन्वेडर्स आए उनकी संस्कृति यहाँ पे आया, उनका कल्चर यहाँ पे आया और उनसे हमारा कल्चर मिक्स हुआ, पर हमने रिएडजस्ट तो किया, चेंजेस तो आए हमारे अंदर, लेकिन हमने पुरानी सभ्यता को बना के रखा। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ, जिससे क्या हुआ, कितनी भी चेंजेस आई पर हमने जो अंडरलाइंग अपनी यूनिटी थी, अंतर नहीं, जो एकता थी, भारतीयता की भावना थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसे हमने बना के रखा। The capacity of readjustment exhibited in the Indian society is its strength, not the weakness। ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेंथ है, हमारी क्या है, ताकत है, ना कि कमजोरी। It has made Indian society tolerant। हमारी जो सोसाइटी है क्या है, सहन करने की, हमारी सहनशील बनाया है हमारी सोसाइटी को इसने, ठीक है। इसीलिए विभिन्न मत, विभिन्न विचार के लोग यहाँ पे एक जगह एकता के साथ रहते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन आइडियाज कंटेंट इन द टेक्स्ट। तो ये हमने देखा कि इस चैप्टर का नाम है क्या, इन दिस स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडिया का जो समाज है, इंडिया की जो संस्कृति है, उसमें जो एकता है वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ग्लोरियस पास्ट के बारे में, ठीक है। राइटर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज। जो हमारी क्या है, हमारा जो हेरिटेज है, ठीक है, हमारी जो विरासत है वो क्या, बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी। हमारी जो संस्कृति रही है, हमारा जो इतिहास रहा है, बहुत ही पुराना है, ठीक है, बहुत ही लंबा इतिहास है और ये क्या है, ग्लोरियस है, बहुत ही महान है, ठीक है। तो हम जो ये राइटर है, जो हुमायूं कबीर, जो स्पीकर है स्पीच के, उन्होंने ये जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जब ये लेक्चर दिया था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो उन्होंने क्या बात की थी, इंडियन कल्चर की जो महानता है, ठीक है, महान जो हमारा इतिहास है और इसका रिच हेरिटेज, इसके रिच विरासत के बारे में बात की, ठीक है, हमारा जो धनी विरासत है उस पे बात की। इंडियन कल्चर इज अ ब्लेंड ऑफ सेवरल रेशियल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है, किस चीज का, तो सेवरल रेशियल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। इसमें क्या है, बहुत सारी रेशियल एलिमेंट है और कल्चरल एलिमेंट है, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट तरह के दिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग और डिफरेंट तरह की जो हमारी क्या है, कल्चर्स है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग समाज, अलग अलग तरह की संस्कृतियां, अलग अलग तरह के रीति रिवाज, अलग अलग तरह के विचार के लोग, तो इन सब चीजों का ब्लेंड है, मिक्सचर है इंडियन कल्चर, ठीक है। It contains the best feature of many traditions on other lands। यहाँ पे क्या है, it contains best features of many traditions। तो इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह की जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, जो समाज में रीतियां है, रिवाज है, उसका क्या है, बेस्ट फीचर्स आप बोल सकते हैं वो इंडिया में मौजूद है। इंडिया में वो सारे बेस्ट फीचर्स है ऑफ अदर लैंड्स, ठीक है। जो बाहरी लोग आए उनकी जो बेस्ट ट्रेडिशंस था, उनमें जो सही सबसे अच्छी बातें थी वो हमने अपनी कल्चर में मिला लिया। आप खान पान में भी देखेंगे तो बाहरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, उनके जो बोल सकते हैं आप रेसिपीज, फिर हमारी भाषा में उर्दू के अच्छे शब्द, फारसी के अच्छे शब्द, आप बोल सकते हैं हमारे कल्चर में भी बौद्ध धर्म माने आए हैं तो अदर धर्म के जो कल्चर्स हैं वो भी हमारे अंदर है। जैसे अगर आप बोल सकते हैं जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, मुगल्स थे, उनके द्वारा हमारे समाज में क्या आया, मुस्लिम रीति रिवाज आए, तो वो सारी चीजें हमने अपने समाज में, अपने कल्चर में मिला लिया। इंडियन कल्चर इज ए लिविंग कल्चर। इंडिया का जो समाज है, इंडिया की जो संस्कृति वो क्या है, जीवंत है, उसमें वो अभी तक फल फूल रही है, इसलिए इसे लिविंग कल्चर ही बोल सकते हैं। इंडियंस आर बाय नेचर टॉलरेंट। इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन जो व्यक्ति हैं वो क्या है, उनमें सहनशीलता है, किस चीज को लेके, दूसरे विचारों को लेके, दूसरे के मत को लेके, दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, उनके जो रिचुअल्स है, उनकी भाषा, बोलचाल, इन सब को लेके हमारे अंदर सहनशीलता है, इसलिए अलग अलग तरह की संस्कृतियां यहाँ पे फल फूल रही हैं।
इंडियन कल्चर इज एक्सटेंसिव, इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही विशाल है, फैला हुआ है। दिस ऐसे रिफ्लेक्ट कबीर लव, और इस ऐसे से हमें क्या पता चलता है जब हम इस ऐसे को पढ़ते हैं, तो जो कबीर थे, हुमायूं कबीर, वो क्या थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके उन्हें लंदन से पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी उनकी जो इस स्पीच में आप देखेंगे कि अपनी मातृभूमि से जो उनका प्यार है, लगाव है, वो झलकता है। लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड, उनकी मातृभूमि से उनका जो फेथ है, एक आप बोल सकते हैं विश्वास जो है अपनी कल्चर पे, एक प्रेम जो है वो झलकता है जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया, तो ये चैप्टर हमने कर लिया फिनिश। एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और कोई भी डाउट है इस चैप्टर से हमने जो क्वेश्चन आंसर अभी किया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट को डालें, मैं जरूर से क्लियर करूंगी, रिप्लाई दूंगी आपके क्वेश्चंस का। और हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो 17 सालों से अनुभवी शिक्षकों की मदद से आपके लिए लेके आई है। ये सारी किताबें जो है हमारे कैप्टन सीरीज की किताबें, हमारी हिंदी की, इंग्लिश की और इंग्लिश की, साथ ही साथ हमारी सोशल स्टडीज की सीरीज इसमें आ रही है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हमारा ज्योग्राफी की किताबें। ये सारी किताबें जाके आप चेकआउट करें हमारे वेबसाइट पे, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अवेलेबल, या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये सारी किताबें अवेलेबल है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाएं, वहां पे अगर आप मांगेंगे कि कैप्टन सीरीज की ये किताबें मुझे चाहिए, तो आपको वहां भी ये किताबें अवेलेबल मिलेंगी। साथ ही साथ आप इन किताबों को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में लास्ट 10-15 सालों के जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो आपको यहाँ पे एक जगह देखने को मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तो एक बड़ा पोर्शन है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें आपको कवर्ड मिलेगा, कंपाइल्ड है एक जगह। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम को लेके, तो प्लीज जाके इन किताबों को भी करें चेकआउट हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे। थैंक यू सो मच लास्टली फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। हमारे वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दे, प्रेस कर दे, ताकि आपको फ्यूचर में जो वीडियोस हम पोस्ट करें उसकी नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, आपसे कुछ भी मिस ना हो। और हमारी यूट्यूब पे और भी जो वीडियोस है, प्लीज जाके उन्हें करें चेकआउट, बहुत ही हेल्पफुल होंगी क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ट्यून्ड। थैंक यू।